नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दर्शकों, हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, यह वो आधार है जो हम सभी देशवासियों को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। हिंदी के उत्थान के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए कई लोगों ने आगे आकर अपना अहम योगदान दिया है। कई संस्थाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हीं में से एक हैं डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी। डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी 3 बार यूपी के मंत्री रह चुके हैं, 2 बार बेसिक शिक्षा मंत्री और 1 बार कृषि राज्य मंत्री, और हिंदी साहित्य भारती के यह संस्थापक भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हिंदी अपने नए आयाम को आगे ले जा रही है और कैसा उसका सफ़र है, आज हम इस पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हिंदी साहित्य भारती के संस्थापक हैं। यह संस्था कैसे हिंदी के लिए देश भर में काम कर रही है और इसकी रूपरेखा क्या है? हिंदी के साथ बहुत अन्याय हुआ है जी। जब संविधान बन रहा था उस समय राष्ट्रभाषा बनाने के लिए चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे आचार्य कृपलानी हों, चाहे विनोबा भावे हों, सभी ने बहुत जोर दिया कि किसी भी राष्ट्र की एक भाषा होनी चाहिए। वो राष्ट्र जिसकी कोई एक भाषा नहीं होती वो गूंगा कहलाता है जी। और एकत्व भाव नहीं आता, उसमें टूटन रहती है, उसमें विखंडन रहता है। अलग अलग भाषा के आधार पर लोग फिर अलग अलग बातें करते हैं। अगर उदाहरण देना हो तो मौसे तुंग ने जितनी भी बोलियां थीं चीन के अंदर, उन सब बोलियों को मंदारन के अंदर ले आए जी। परिणाम स्वरूप वो सबसे बड़ी भाषा बन गई दुनिया में, क्योंकि वहाँ जनसंख्या ज़्यादा थी। लेकिन हमारे देश में ये नहीं हुआ। हमारे देश में तो एक बात हुई कि उसको राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जी। राजभाषा के रूप में उसको मान्यता दी और उसके साथ में अंग्रेजी को भी डाला। और राजभाषा केवल 10 वर्ष के लिए बनाई गई थी कि राजभाषा 10 वर्ष में ऐसा वातावरण देश के अंदर बन जाएगा, इसको राष्ट्रभाषा घोषित कर देंगे। लेकिन वो लगातार वो 10 वर्ष जो है अभी तक पूरे नहीं हो पाए। अब इसके पीछे जो कारण हो वो देश के लोग समझें कि क्यों ऐसा हुआ। और स्थिति ये हुई कि हिंदी के प्रति लोगों का लगाव खत्म होता चला गया। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि हिंदी को सारी दुनिया अपनाने के लिए तैयार बैठी है। अभी डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल का नाम लेना चाहूँगा। उनका एक शोध ग्रंथ जी। भारत सरकार को दिया गया, होम मिनिस्ट्री को, केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय को दिया गया और उसमें ये सिद्ध किया गया कि दुनिया के सबसे बड़े भाषा का नाम हिंदी है। और उसको जो है गृह विभाग ने केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा को भेजा और ये कहा कि इसमें जो है एक विशेषज्ञों की राय ले लीजिए कि ये वास्तव में सही है, ये कसौटी पर सही है इनका शोध की नहीं। तो उस पर केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने एक विशेषज्ञों की कमेटी बनाई। विशेषज्ञों ने भी आख्या दे दी कि ये जितने भी इसमें आंकड़े दिए गए हैं वो सारे आंकड़े सत्यता की कसौटी पर खरे हैं, इसको मान लेना चाहिए। और ये पत्र जो है वो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक ने लिख दिया होम मिनिस्ट्री को। लेकिन अचानक फिर से हिंदी विरोधी लोग सक्रिय हुए और उसको रुकवा दिया। जो गजट होने वाला था वो गजट रुकवा दिया। अब मैं एक बात कहता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ी भाषा हिंदी बन गई है, अपने मौलिक जो उसकी आत्मा है उसके कारण बनी है, उसके अंदर जो सौंदर्य है उसके कारण बनी है, उसके अंदर जो मधुरता है उसके कारण बनी है, उसके अंदर जो वैज्ञानिकता है उसके कारण बनी है। वो किसी की कृपा से नहीं बनी है। आज आप जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के अंदर मैं सारे विश्व में काम कर रहा हूँ, 260 विश्वविद्यालय हैं जिसमें हिंदी, मैं भारत को छोड़ के बात कर रहा हूँ, उनमें हिंदी के विभाग हैं जी। और 28,000 संस्थाएं हैं दुनिया के अंदर जो हिंदी पढ़ा रही हैं। कनाडा में तो डॉक्टर नराले हैं, उन्होंने नराले लिपि का निर्माण किया है वहाँ लोगों को पढ़ाने के लिए। तो पूरे भारतवर्ष में तो जो है वो है, लेकिन भारत के बाहर इतना ज़्यादा उसका विस्तार हो रहा है और वहाँ माना जाता है कि अगर हिंदी कोई पढ़ गया तो निश्चित रूप से वो उसको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ हिंदी जानने वाले हैं नहीं। वहाँ प्राथमिक शिक्षकों की मांग है कि वहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए हिंदी के कोई लोग नहीं हैं। कुल मिलाकर के हिंदी अपने कारण बढ़ रही है। भारत में जरूर उसको दबाने का प्रयत्न हुआ, दबाने का प्रयत्न संविधान के साथ हुआ। मैं ये बहुत अपने सारे भारतवर्ष के लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो भाषाएं, चाहे वो अवधी हो, चाहे भोजपुरी हो,
चाहे वो बुंदेलखंडी हो, चाहे ब्रज हो, ऐसी जितनी भाषा ये बोलियां हैं, ये भाषा नहीं कहेंगे इनको, इस सारी बोलियों को उन्होंने भाषा में शामिल करके अनुसूची में शामिल किया। ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है? देवनागरी लिपि में जितनी भी चीजें लिखी जाती हैं, कोई भी बोली हो, उसको देवनागरी लिपि में अलग लिखा जाता है तो हिंदी है, लेकिन षड्यंत्र करके हिंदी का एक मीटर खींच दिया, नाप दिया गया, ये है हिंदी। तो कुल मिला करके ये भारत के साथ षड्यंत्र हुआ। जैसे मैंने कहा, मौसे तुंग ने सारी बोलियों को, 100 से अधिक बोलियां थी वहां, उनको सबको बंधारण के अंदर ले आए। हिंदी के साथ ही अन्याय किया गया। और इसी कारण से 10 साल के लिए राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कहा गया था कि 10 राजभाषा 10 साल रहेगी। लेकिन आज भी इतने वर्ष बीत गए स्वतंत्रता के बाद, 75 वर्ष बीत गए। इन 75 वर्षों में हम उसको राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। लेकिन हिंदी कुल मिलाकर के, जहां तक हिंदी साहित्य भारती का सवाल है जी, लगभग 4 वर्ष हुए हैं इसको आए हुए। लेकिन इन 4 वर्ष पहले से अगर देखोगे, मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि गूगल पर हिंदी की सामग्री नहीं थी जी। 2019 के पहले अगर देखोगे तो न के बराबर गूगल की सामग्री थी। लेकिन आज गूगल पर हिंदी की सामग्री 200% से अधिक उपलब्ध है। हर तरीके की चीजें आ गई हैं, लोग हिंदी में काम करने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जितने भी उनके सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे हिंदी में हो गए हैं। अब हमारे सारे नेता अब हिंदी में बोलते हैं और वो अपना अनुवाद करते हैं, वो जाने। लेकिन वहां पर हमने जीत हासिल कर ली है। अब न्यायालयों में भी ये कहा जा रहा है कि आप जहाँ की जो लोकल भाषा है उसमें भी आप जजमेंट दें, अंग्रेजी में भी दें। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में दिक्कत हो रही है, लेकिन इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप बताइए, मैं सारी जनता से भी पूछना चाहता हूँ कि एक गांव का आदमी किसान जो अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानता, उसे अंग्रेजी में उसका वकील बहस करता है, दूसरा वकील भी अंग्रेजी में बहस करता है, जजमेंट भी अंग्रेजी में आता है। अब बताइए उसे क्या न्याय मिला, उसे कैसे मालूम पड़ेगा? लेकिन ये इस देश के अंदर हो रहा है, और उसका केवल कारण ये है कि स्वतंत्रता के पूर्व जो नैरेटिव्स गढ़ने का काम, जो काम प्रारंभ हुआ था स्वतंत्रता के पूर्व, उसमें कर्नल टाड हों, लॉर्ड मैकाले हों, मैक्स मूलर हों या अन्य तमाम लोग, इन सब ने जो उस समय किया, वो स्वतंत्रता तक जिस स्थिति में था उसके आगे और ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि जिन लोगों ने कमान संभाली देश की स्वतंत्रता के बाद, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तमाम देश स्वतंत्र हुए थे, वैसे तो स्वतंत्रता ही पर प्रश्न चिन्ह है, सत्ता का केवल हस्तांतरण हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस पर हम चर्चा हम नहीं करना चाहते। बिल्कुल। लेकिन कुल मिलाकर के वो देश जी, जो उस समय उपनिवेशवाद से मुक्त हुए थे, उन देशों ने अपनी भाषा और अपने ज्ञान के आधार पर तरक्की कर ली। विश्व के अंदर वो विकसित देशों में है जी। और हम अंग्रेजी के गुलाम हो गए। परिणाम स्वरूप हिंदी को हमने वनवास में भेजा। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि आज भी हम विकसित नहीं हो पाए, विकासशील देशों में चले। लेकिन अब कुल मिलाकर के जिस तरह का वातावरण बन रहा है, मुझे लगता है हिंदी के लिए बहुत अच्छा वातावरण है। चर्चा प्रारंभ हो गई। मैंने भी 21,000 पत्र राष्ट्रपति को भेजे हैं जिसमें मांग की है। अभी हमने इसी 14 तारीख को 16 को कुछ दिए हैं, कुछ 13 को दिए हैं। सब जिलाधिकारियों को हमने एक ज्ञापन दिया था कि राष्ट्रभाषा बनाया जाए हिंदी को, हिंदी के साथ न्याय किया जाए। ये हमने पूरे हिंदी साहित्य भारती ने पूरे देश के अंदर ऐसा किया है जी। कुल मिला के हिंदी वैज्ञानिक भाषा है, इसके सामने कोई टिकता नहीं जी। गिनीज बुक में भी हिंदी साहित्य भारती का नाम जो है वो दर्ज किया गया है। कैसे इस संस्था ने इस सफर को तय किया? ऐसा है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन 4 वर्षों में जी, भगवान की ही कृपा है कि भारतवर्ष के प्रत्येक कोने कोने में हिंदी साहित्य भारती का गठन हो चुका है और कार्यक्रम चल रहे हैं जी। और इसीलिए गूगल पर सामग्री बढ़ रही है, क्योंकि सारे लोग लिखते हैं, सारे लोग बोलते हैं, सारे लोग यूट्यूब पर भी, इस पर सब चल रहा है। आधे से ज्यादा जिलों में गठन है। यहाँ रांची में जहां हम बैठे हैं, यहाँ भी हमारा हिंदी साहित्य भारती के जिला का गठन है जी। प्रदेश का तो है ही है, जिले का भी गठन है। अब आप कल्पना कर लीजिए, और 37 देशों में हिंदी साहित्य भारती काम कर रही है। गिनीज बुक में हम जब लाए तो चीन का एक रिकॉर्ड था जी। उस रिकॉर्ड को हमने ध्वस्त किया है
और मुंबई में भी हमने किया था, सब में राम शाश्वत श्री राम, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, विदेश के भी लोग बहुत सारे आए थे उसमें। तो कुल मिलाकर के हम हिंदी को वैश्विक भाषा बनाने के रास्ते पर हैं। राष्ट्रभाषा तो बनेगी ही, ये तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, बहुत जल्दी बनेगी, रोक नहीं सकता कोई, क्योंकि उसकी जो गति है वो इतनी तेज है, उसके बारे में लोगों के भाव इतने अच्छे हैं कि निश्चित रूप से ये राष्ट्रभाषा बनेगी। राष्ट्रभाषा बनने के साथ ही विश्व के कल्याण की अगर बात करनी है, अगर हमें दुनिया को शांति के धरातल पर खड़ा करना है, जो युद्ध हो रहे हैं इनको बंद करना है, तो हमें भारतीय चिंतन धारा को उनके सामने रखना पड़ेगा, उनसे ये कहना पड़ेगा, भाई उपासना पद्धति तुम्हारी कुछ भी हो बनी रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता। भारत का यही चिंतन है कि उपासना पद्धति के आधार पर हम भेदभाव नहीं करते हैं, हम तो एक मानवीय जीवन मूल्यों की बात करते हैं, एक दर्शन की बात करते हैं, हम मैं के लिए नहीं, हम के लिए जीने की वकालत करते हैं। ये भारत का चिंतन है और ये हिंदी में ही दुनिया को समझाने की बात होगी, क्योंकि दुनिया सब, मैं तो जाता हूं विदेशों में, हिंदी बोलता हूं, लेकिन वहां हिंदी लोग समझते हैं। जब किसी से पूछो कि हिंदी जानते हो, थोड़ा थोड़ा। मैं श्रीलंका गया, समुद्र तट पर मैं था, तो वहाँ कुछ आदिवासी बच्चियाँ खेल रही थी, उनसे ऐसे ही बुला करके मैंने कुछ बातचीत की, तो उनसे मैंने कहा हिंदी में कुछ आता है क्या गाना वाना, तो उन्होंने फिल्म के बहुत सारे गाने गाए और बहुत शुद्ध गाए, उनकी बोली में कहीं भी मुझे नहीं लग रहा था कि वो हिंदी भाषी हैं, इतना बढ़िया गा रहे थे। तो फिल्म ने भी बहुत सारे, पूरे विश्व में हमारी फिल्में चलती हैं, और उसके आप देखिए किसी भी भाषा में अगर कोई फिल्म बनती है, उसकी डबिंग हिंदी में क्यों होती है? अगर डबिंग हिंदी में होती है, माने मार्केट उन्हें चाहिए तो हिंदी में आना पड़ेगा। हिंदी की शरण में इसीलिए आते हैं कि उन्हें पैसा चाहिए। इसका मतलब हिंदी की स्वीकार्यता जो लोग आंकड़े देते हैं उससे बहुत ज्यादा है, ये स्वीकार्यता है। अब दुर्भाग्य है कि हिंदी को दबाने के लिए जो लॉर्ड मैकाले के मानस पुत्र हैं वो लगे रहते हैं और उसको हिंदी को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हिंदी साहित्य भारती इसी आधार पर दुनिया में काम कर रही है कि हिंदी को विश्व प्रतिष्ठा दिलाएंगे, हिंदी माध्यम से ही हम दुनिया को भारत समझाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम युवाओं की बात करें तो युवाओं को हिंदी से जोड़ने के लिए आपकी संस्था किस तरह से कार्य कर रही है? देखिए, हम सारे विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं, लेकिन एक बात है, मैं अभिभावकों से एक निवेदन आज करना चाहता हूँ। जरा देख लीजिए, आप जो बच्चे बना रहे हो उसका परिणाम क्या हो रहा है। उस चिंतन के आधार पर आप जो बच्चों को आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, बाकी सब पढ़ा, ठीक है, भाषा के नाम पर कुछ भी पढ़ाओ, भाषाएं अगर 50 आती हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन मातृभाषा तो आनी चाहिए, भारत की भाषा तो आनी चाहिए। जिस देश की एक भाषा नहीं होती, हमारे विद्वान कहते हैं, वो देश गूंगा कहलाता है जी। और एकत्व भाव आ कैसे सकता है? लेकिन आज जिस तरह का अंग्रेजी का भूत सवार हो गया है, जिस तरह से अभिभावकों के अंदर, उसके कारण इस देश के अंदर जितने भी ओल्ड होम हैं, सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। हर वर्ष आप संख्या देखोगे तो कितनी वृद्धाश्रमों की संख्या है। ये वृद्धाश्रम की संख्या इसलिए है कि हम स्व भूल गए और दूसरे का जो आचरण है वो अपनाने लगे, इस कारण से आज ये स्थिति हो गई जी। और आप देखिए, अधिकांश, मैं तो देखता हूं समाज में कि आज बड़ी संख्या में पति पत्नी बूढ़े हो जाने के बाद गिलास नहीं उठा सकते, लेकिन उनके बच्चे उन्हें साथ रखने के लिए तैयार नहीं हैं। और इसलिए कि ये मैं तो ये कहता हूं कि हिंदी के साथ जो दुराभाव हुआ, जो हिंदी का अपमान हुआ, उसके कारण ये श्राप लग रहा है लोगों को, इसके कारण ये सब झेलना पड़ रहा है भारत को। नहीं तो भारत में तो श्रवण पैदा हुए हैं, भारत में तो माँ बाप की सेवा पैर दबाने वाले लोग पैदा हुए हैं। यहां भी ये क्या हो रहा है आप देखिए ना। एक घटना अखबार में पढ़ी कि एक बच्चे को टेलीफोन किया गया, उसकी माँ 6 महीने पहले मर चुकी, कंकाल हो गई। जब पड़ोसी ने कहा कि ये दिख नहीं रही, तो 6 महीने बाद उन लोगों को भी ध्यान आया, वो अंदर ही कमरे में रहती थी, ताला तोड़ा गया, अंदर देखे सूखे कंकाल हो गई थी। जब उसके लड़के को टेलीफोन किया गया तो वो कहता है कि वो, अरे अभी 6 महीने पहले तो मेरी बात हुई थी माँ जी से। बताओ, ये स्थिति, इतनी संवेदनहीनता। और ये केवल कारण है कि हमने बच्चे को अपनी मदर टंग से हटा दिया, उसे संस्कारों से हटा दिया,
उसे संस्कृति से हटा दिया, उसे भारत की जमीन की खुशबू से हटा दिया। इसके कारण ये विकृतियां पैदा हुई। बिल्कुल। हिंदी साहित्य भारती इन्हीं विकृतियों के नाश के लिए, सुकृतियों के स्थापन के लिए, अर्थात भारतीय जीवन दर्शन के आधार पर दुनिया को मानव बनाने की कल्पना लेकर चली है। और इसलिए नारा दिया है हमने, हमारे पूर्वजों ने नारा दिया था, कणमंतो विश्वमार्यम, सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाओ। तो हिंदी साहित्य भारती ने नारा दिया है, मानव बन जाए जग सारा, यह पावन संकल्प हमारा। सारा, अगर दुनिया मानव बन जाए, अगर मैं की परिधि से, मानव बनने का मतलब क्या है? मानव बनने का मतलब है मैं की परिधि से हट करके, उस कारा को तोड़कर अगर हम की परिधि में कोई चला जाए, तो स्वाभाविक रूप से जब मैं के बारे में चिंतन आदमी करता है तो फिर वो किसी और की चिंता नहीं करता जी। फिर वो अपना स्वार्थ देखता है। लेकिन जैसे ही मैं की परिधि को वो तोड़ता है, वैसे ही उसे हम दिखाई देने लगता है, तब सारा लोक कल्याण दिखाई देने लगता है, तब उसे वसुधैव कुटुंबकम दिखाई देने लगता है, तब उसे आत्मवत सर्वभूतेषु दिखाई देने लगता है, तब उसे दिखाई देता है जो हम में है वो उसमें है। बिल्कुल। अर्थात आत्मवत सर्वभूतेषु सब दिखाई देने लगता है। हिंदी को जनवाणी की संज्ञा दी गई है और इसे राजभाषा की उपाधि दी गई है, लेकिन अगर इसके अंतर्राष्ट्रीय सफ़र की बात करें तो उसे आप किस रूप में देखते हैं? तो मैं तो कह रहा हूं ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बोलने वाले बढ़ रहे हैं। अब हमको कहते थे हम 10वें स्थान पर हैं, कहीं 5वें स्थान पर, कहीं 6वें स्थान पर, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी उन आंकड़ों को देख ले, हिंदी आज विश्व में नंबर 1 की भाषा है, नंबर 1 पर आ गई है, और अंग्रेजी 5वें नंबर पर पहुंच गई। ये मैं दूरदर्शन पर सारे जनता के सामने बहुत जिम्मेदारी के साथ, मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि गैर जिम्मेदारी की बात करूं, मैं इसके आंकड़े दे सकता हूं, मेरे पास वो सारे आंकड़े उपलब्ध हैं कि हिंदी दुनिया की नंबर 1 स्थान पर आने हो गई है भाषा, और अंग्रेजी 5वें स्थान पर चली गई, मंदारिन दूसरे स्थान पर आ गई है। जी, जब आपने इस संस्था का गठन किया तब हिंदी को लेकर आपके मन में किस तरह की उसकी दशा और दिशा को लेकर विचार आया? देखिए, वर्तमान परिवेश की अगर मैं बात करूं, भारत में या तो संस्कृत में जीवन दर्शन है जी, या हिंदी में जीवन दर्शन है। अगर इन दोनों भाषाओं से भारत को काट देंगे, जैसा षड्यंत्र चल रहा, पहले संस्कृत पर प्रतिबंध लगाया गया, गुरुकुलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ताकि पीढ़ी हमारा जितना भी ज्ञान है, जितनी ज्ञान परंपरा है, वो संस्कृत भाषा में लिखी गई। अब उससे काटने के लिए एक सरकारी आदेश हुआ कि जितने संस्कृत विद्यालय हैं वो सब बंद कर दिए जाएं, गुरुकुल बंद कर दिए जाएं, संस्कृत भाषा पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, और जो अंग्रेजी पढ़ेगा उससे नौकरी मिलेगी, जो अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा उसे नौकरी नहीं मिलेगी। सारे विद्यालय बंद हो गए, जितने गुरुकुल थे उनको बंद कर दिया गया, संस्कृत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उनका उद्देश्य था कि जो पीढ़ी आए वो उस भाषा से कट जाए, तो कट गई, उद्देश्य उनका पूरा हो गया। फिर हिंदी में इसको लाया गया, ज्ञान परंपरा को, तो हिंदी से काटने का ये षड्यंत्र चल रहा। पहले संस्कृत से काटा गया, अब हिंदी से काटने का षड्यंत्र चल रहा, लेकिन ये सफल नहीं होगा। हिंदी साहित्य भारती चट्टान की तरह इस बीच में खड़ी हो गई। अगर हम प्रचार प्रसार की बात करें तो आज की जो नई तकनीक है वो किस तरह से कारगर सिद्ध हो रही है हिंदी के प्रचार प्रसार में? देखिए, मैंने कहा ना कि गूगल पर 2019 के पहले जी, जो सामग्री उपलब्ध थी उससे कई गुना ज्यादा सामग्री आज उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति को आप कोई टॉपिक दीजिए, जो लोग बहुत स्वाध्याय नहीं करते हैं और किसी भी उनको सेमिनार में बोलने जाना है, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, गूगल पर तलाशेंगे वो विषय, और फिर उससे जो मिलेगा उससे अपने पॉइंट बना के बोले आएंगे। स्वाध्याय करते ही नहीं, उनको जानकारी नहीं है। लेकिन ये तकनीकी जो माध्यम है ये निश्चित रूप से बहुत कारगर सिद्ध हुआ, क्योंकि हिंदी साहित्य भारती को जब मैंने गठन किया उसमें कोरोना था। श्रद्धेय केशरीनाथ त्रिपाठी अब दुनिया में नहीं है, मृदुला सिन्हा अभी दुनिया में नहीं है। ये सब लोगों ने मिलकर ऐसा विचार किया था कि हम ऐसा कुछ काम करें। ये सब लोग हमारे साथ थे, पदाधिकारी थे हमारे, और उस समय उनको भी कोरोना हुआ था, मुझे भी कोरोना हुआ था। और इसके बाद हम ऑनलाइन ही, जिसको हमने तरंग माध्यम कहा है हिंदी में, तरंग माध्यम से हम ये लोगों से मिलते रहे, बैठकें करते रहे, संगठन गढ़ते रहे। जब पहली बार हम दिल्ली में हंसराज कॉलेज में पहले अधिवेशन में दुनिया भर के लोग मिले,
तो हमें लग ही नहीं रहा था कि हम पहली बार मिल रहे हैं। सब एक दूसरे को नाम से संबोधित कर रहे थे, पहचान रहे थे। ये आखिर है तो ये आज का जो तकनीकी माध्यम है, इसी का ही करिश्मा है। यहाँ बैठ करके हम बात कर रहे हैं, अभी आप तकनीकी इसको जब वहाँ प्रसारित करेंगे तो दुनिया भर में जाएगा, और ये उसमें जाएगा, यूट्यूब पर जाएगा, गूगल के तमाम उस पर जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोग, उस समय उतना नहीं हो सकता था, लेकिन हिंदी जितनी वैज्ञानिक भाषा है, नासा ने भी कहा है संस्कृत और हिंदी के लिए, यह अब टिप्पणी केवल हमारी नहीं है। तो वैज्ञानिक भाषा जितनी हिंदी है उतनी वैज्ञानिक भाषा और कोई नहीं है, ये समझना चाहिए लोगों को। और स्वर व्यंजनों का जो स्थिति है वो कितनी अद्भुत है कि आपने अगर क वर्ग को बोलना शुरू किया तो क कहाँ से बोलना है, उस वर्ग के जितने अक्षर होंगे वहीं से बोले जाएंगे जी। अगर त वर्ग बोलना शुरू किया तो वहीं से आएंगे जहां से वो त आएगा। फिर इसके बाद प वर्ग आप बोलोगे तो प वर्ग, ऐसे जितने वर्ग उन्होंने बनाए हैं वो सब बिल्कुल का बिल्कुल अलग अलग स्वर है, और उनके साथ में किस तरह से वो उसको सेट हुआ है, ये वैज्ञानिक ही है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों और एक चीज और कह जी, दूं यहाँ कि जो भाव जी हिंदी में प्रकट हो सकते हैं वो भाव अंग्रेजी में नहीं प्रकट हो सकते हैं। अगर उदाहरण देना हो तो हम किसी को कहें ये हमारी सिस्टर इन लॉ है, अब सिस्टर इन लॉ में तो तमाम आ जाते हैं, वो साली है या क्या है कुछ समझ में नहीं आएगा। हम कहें ब्रदर इन लॉ है तो साला है कि बहनोई है, कुछ पता नहीं। ऐसे ही अगर आप देखिए हिंदी की खूबसूरती देखिए, किसी को बुलाया, अगर बेटा आया तो उसे कहा बैठो, और पिताजी आ गए तो पिताजी बैठिए, क्रिया एक है लेकिन भाव देखिए। ऐसे ही आप पानी के लगभग 100 से अधिक पर्यायवाची हैं, 100 से अधिक, किसी भी भाषा में नहीं होंगे। दुनिया की जितनी भाषाएं हैं इसमें 100 से अधिक पर्यायवाची पानी, ऐसे हर एक के पर्यायवाची हैं जी। और अब देखिए आप, अगर आप शंकर जी का अभिषेक कर रहे हैं तो आप पानी का अभिषेक कभी नहीं करेंगे, आप जलाभिषेक करेंगे, लेकिन तर्पण देंगे तो पानी देंगे। अब देखिए दोनों में अंतर है, भाव देखिए आप जी। तो ये खूबसूरती और कहीं है ही नहीं, जो भाव आप हिंदी में व्यक्त कर सकते हैं। और फिर एक बात और कह करके मैं आपकी बात सुनता हूं, ये प्रकृति जो बोलती है वो सब हिंदी में बोलती है जी। मैंने दरवाजा खटखटाया, आप लिख दो अंग्रेजी में, कैसे लिखोगे? बकरी बोली, लिख दो अंग्रेजी में, कैसे लिखोगे? बच्चा जन्म लेते ही रोया, उसको लिखो, कैसे लिखोगे? हवा चल रही है, उसकी आवाज कैसे लिखोगे? पानी गिर रहा है, आप लिखो, कैसे लिखोगे? ये प्रकृति भी हिंदी बोलती है, क्योंकि सृष्टि के साथ ही अवतरण जिन चीजों का हुआ है उनमें से ये शब्द हैं, ये अक्षर हैं, ये जो हैं वो दैवीय आधार पर हैं जी। क्योंकि हिंदी की बात हो रही है, साहित्य की बात हो रही है, काव्यों की बात हो रही है, तो मैं चाहूँगी कि सिर्फ 2 शब्द ही जो हैं वो आप अपनी जो कोई रचना है वो सुनाएं। चलिए, मैं आप सब के लिए, जितने हमारे दूरदर्शन को सुनने वाले जितने श्रोता हैं, उन सबको अपना एक प्रसिद्ध गीत जो सारी दुनिया में बहुत गाया जाता है और शायद वो हमारा मार्गदर्शक गीत है, उसके 3 बंद मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, पद चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। देता संघर्षों को न्योता, मानवता के खातिर जग में, ठोकर से करता दूर सदा, जो भी बाधा आती मग में, जो दान लहू का देकर भी अपना कर्तव्य निभाता है वही समय का सूर्यपुत्र, दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। और इस बंद को आप सबके सामने ये कहते हुए कि जरा चिंतन करिए, आहार नींद और भय मैथुन, पशुओं की भी तो नीति यही। आहार आज यही हो रहा है, केवल इसी के लिए आदमी मरा जा रहा है, रोटी कपड़ा मकान कमाओ, बाकी दुनिया की संवेदनशीलता से उसे कोई लेना देना नहीं। आहार नींद और भय मैथुन, पशुओं की भी तो नीति यही, इतने को ही जीवन समझे, मानवता की यह रीति नहीं।
जो काट असत उर के बंधन अपने को दिव्य बनाता है वही समय का सूर्यपुत्र, दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। और अंतिम बंद दे रहा हूं, तो उठो देव आदर्श बनो, तो उठो देव आदर्श बनो, असुरों के भय की मूर्ति बनो, युग 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 तुमको करे नमन, तुम मानवता प्रतिमूर्ति बनो। हे भारत माँ के अमर पुत्र, हे भारत माँ के अमर पुत्र, भावी भवितव्य बुलाता है वही समय का सूर्यपुत्र, दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। आप सब भी पद चिन्ह बनाएं, लोगों के बहकावे में आकर उनके पीछे मत चलें, बल्कि सृजन करें और भारतवर्ष को एक नया भारत बना करके दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। यही सबसे निवेदन है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माध्यम से आप एक लाइन का संदेश जो है वो हमारे दर्शकों को दे दे कि किस तरह से वो हिंदी के नए आयाम को रचेंगे। मैंने कहा ना कि मानव बन जाए जग सारा, यह पावन संकल्प हमारा। यह हमारा ही नहीं है, यह हमारे पूर्वजों ने कहा मनोर्भव, केवल मनुष्य बन जाओ। और मनुष्य बनने के लिए मैं की कारा को तोड़ दो और हम की परिधि में आ जाओ, अपने आप मनुष्य बन जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हिंदी पर इतने महत्वपूर्ण विचार आपने साझा किए, और किस तरह से हिंदी जो है वो अपने नए आयाम को रच रही है, इस पर आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही। आपकी संस्था किस तरह से हिंदी के लिए काम कर रही है, ये बहुत ही एक अच्छा संदेश है हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।